हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2006 रिलीज्ड हॉलीवुड साइकोलॉजिकल थ्रिलर व्हेन अ स्ट्रेंजर कॉल्स मूवी के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है एक सोसाइटी से जहां मेला चल रहा था। बच्चे बूढ़े सभी एक साथ मस्ती कर रहे थे, मगर उनमें से एक लेडी बहुत ही परेशान दिख रही थी। असल में वो यहाँ पर बेबीसिटिंग करने आई थी, मगर जिन बच्चों की वो देखभाल कर रही थी वो तीनों बच्चे कहीं गायब हो चुके थे। बुलाने पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। एट लास्ट वो लेडी ऊपर जाती है फिर से एक बार चेक करने, और वहीं पर कोई उनका खून कर देता है ब्रूटली। वो मदद के लिए बहुत चिल्लाती है, मगर उनकी चीख मेले के शोर शराबे में कहीं खो जाती है। सुबह होने तक किसी को पता भी नहीं चलता उनके बीच कितना भयानक हादसा हो चुका है। सुबह जब उन बच्चों के पेरेंट्स घर लौटते हैं तो वो ही पुलिस को खबर देते हैं। घर की हालत देखकर सबकी रूह कांप उठी थी। पूरा घर खून से लथपथ हो चुका था और हर जगह इंसानी शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। किसका माथा किसका पैर कुछ समझ नहीं आ रहा था। इन्वेस्टिगेशन में एक और इंटरेस्टिंग बात पता चलती है। जिस किसी ने भी उनका खून किया था उसने किसी वेपन का इस्तेमाल किया ही नहीं। अपने हाथों से उसने 4 लोगों के शरीर को अलग किया था, वो भी उनके जिंदा रहते वक्त ही। पुलिस ने बहुत कोशिश की इस जानवर को ढूंढ निकालने की, मगर उन्हें कहीं कोई क्लू ही नहीं मिला। सिर्फ एक बात पता चली कि इस हादसे से पहले उस घर में प्रैंक कॉल्स का आना जाना बहुत बढ़ गया था। कौन करता था, क्यों करता था, किसी को पता नहीं चला, क्योंकि इस मैसेकर के बाद और कभी ये कॉल्स आए ही नहीं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और ये केस बंद पड़ गई। अगले दिन में हम पहुंच जाते हैं इसी शहर से 125 किलोमीटर दूर एक दूसरे शहर फर्न हिल में। मिलते हैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट जिल से, जिसकी हाल ही में ब्रेकअप हुई थी। बेचारे का मूड पहले से ही ऑफ था। ऊपर से इस लड़ाई के चक्कर में उसने अपने कॉल लिमिट्स भी पार कर दिया था, जिसके वजह से उसके पेरेंट्स नाराज हो गए और पूरे 1 महीने के लिए उस पर नो फोन नो कार की पाबंदी लगा दी गई। उसकी बेस्ट फ्रेंड स्कारलेट उसे चेयर अप करने की कोशिश करती है। उनके स्कूल से आज रात एक बॉनफायर की अरेंजमेंट की गई थी, सभी वहां जाने वाले हैं, मगर जिल मना कर देती है। आज उसे कहीं और जाना है। एक्चुअली वो अपने बॉयफ्रेंड बॉबी को अवॉइड कर रही थी। उसने उस पर चीट जो किया था, वो भी उसकी ही दोस्त टिफनी के साथ। बॉबी और टिफनी दोनों ही उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, मगर जिल को किसी से बात नहीं करनी थी। स्कूल खत्म होने के बाद उसके पिता उसे उस घर तक लिफ्ट दे देते हैं जहां आज रात वो बेबीसिटिंग करने वाली है, द मंड्राकेस रेसिडेंस। घर तो बहुत ही खूबसूरत है, लोग भी अच्छे हैं, मगर ये जगह बहुत ही सुनसान है, मेन सिटी से दूर, आसपास और कोई घर भी नहीं। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं थी, क्योंकि पूरे घर में सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल थे। मिसेस मंड्राकेस जिल को सारे कोड्स और जरूरी फोन नंबर्स दे देते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि ऊपर वाले फ्लोर में उनकी मेड रोजा रहती है, तो एटलीस्ट कुछ देर के लिए उसे कंपनी मिल जाएगी। बच्चे सो रहे हैं, उन्हें जगाने की जरूरत नहीं, बाकी जिल अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है। इतना कहकर मिस्टर एंड मिसेस मंड्राकेस घर से निकल जाते हैं और जिल घर को एक्सप्लोर करने लग जाती है। हम नोटिस करते हैं इस घर में मैक्सिमम चीजें ऑटोमेटेड है, सेंसर लाइट से लेकर वाटर स्प्रिंकलर तक। पहले कुछ घंटे तक तो सब कुछ ठीक ही रहता है, जिल एंजॉय भी करती है, मगर उसके बाद से ही वो बहुत बोर होने लगती है। असल में उसे कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। एक पॉइंट पे तो उसे दरवाजे की आवाज तक सुनाई देती है। उसे लगता है कोई आया है, मगर चेक करने पर कोई नहीं दिखता। अजीब बात है, आवाज पीछे के दरवाजे से आ रही थी, तो वो उसी तरफ जाने लगती है, मगर वहां भी कोई नहीं था। जिल सच में डर गई थी। फाइनली उसे घर के सैंक्चुअरी में रोजा दिखती है, तो उसके जान में जान आती है, मगर इसके बाद भी इधर उधर से आवाज आना बंद नहीं होता। रोजा तो अभी नीचे है, बच्चे भी सो रहे हैं, तो ऊपर से आवाज क्यों आ रही है। जिल जब यही सोच रही थी तो अचानक ऑफिस की लाइट्स जल उठती है। मतलब उस कमरे में कोई आया था, मगर कौन। बहुत ढूंढने के बाद जिल को पता चला कमरे में कोई इंसान नहीं, एक बिल्ली है, चेस्टर, मिसेस मंड्राकेस की पेट कैट। जिल अपना टाइम पास करने के लिए बैठ जाती है फोन लेकर। स्कारलेट ने कॉल किया था। यहाँ पर आने से पहले जिल ने उसके लिए नंबर छोड़ा था। वो लोग बस बात कर ही रहे थे कि अचानक घर का अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जोर जोर से आवाज आने लगती है। जरूर कहीं कोई दरवाजा खुला रह गया है, या फिर किसी ने गलत कोड दिया होगा। जिल ने तो नहीं दिया, तो जरूर रोजा होगी। जिल जैसे अलार्म को ऑफ करती है, इधर फोन की घंटी बजने लगती है। सिक्योरिटी सर्विस से कॉल आ रहा था। उन्हें नोटिफिकेशन मिला है, इसीलिए वो लोग चेक कर रहे हैं कहीं कोई इमरजेंसी तो नहीं। वो लोग मिसेस मंड्राकेस को भी इन्फॉर्म कर चुके थे।
जिल उन दोनों को समझा बुझाकर फोन रखती है और उसके बाद जाती है रोजा को ढूंढने। वह भी उस सैंक्चुअरी में नहीं थी। अंदर सभी चीजें बिखरे पड़े थे, इवन वो खाने का डब्बा भी जिसे रोज बर्ड्स को खिला रही थी वो भी वहीं पर पड़ा था। न जाने क्यों एक बहुत ही नेगेटिव सा वाइब आ रहा था अंदर से। उधर फोन की घंटी फिर से बजने लगी थी। इस बार एक आदमी कॉल कर रहा था जो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता, सिर्फ जिल से पूछता है सब कुछ ठीक है ना। दूसरी तरफ पूरे घर में एक सन्नाटा छा चुका था। घर ऑलरेडी इतना बड़ा था कि जिल हर हिस्से को देख नहीं पा रही थी और उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि वहीं पर कोने में अंधेरे में कोई छुपा है। उसे कभी किसी के फुटस्टेप सुनाई दे रहे थे तो कभी किसी चीज के गिरने की आवाज आ रही थी। ऊपर से ये फोन बजता ही जा रहा था। कौन कर रहा था, क्यों कर रहा था, कुछ पता नहीं, क्योंकि रिसीव करने पर कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी साथ में जिल का ऑकवर्डनेस भी बढ़ता जा रहा था। रोजा का भी कोई आवाज नहीं आ रही थी तो पूरे घर में वो बिल्कुल अकेली फील कर रही थी। ये सोचकर ही उसे डर लग रहा था। पर फॉर्चुनेटली तभी टिफनी आती है उससे मिलने। वो जिल से माफी मांगना चाहती थी मगर जिल इस बात से परेशान हो जाती है कि वो अंदर कैसे आई। जवाब में टिफनी बताती है कि गैराज के दरवाजे से वो खुला है, मतलब अलार्म इसी कारण बजा था। मे बी रोजा ने जाते वक्त बंद करना भूल गई। जिल झट से दरवाजे को बंद करके टिफनी को घर भेज देती है और फिर अलार्म सेट करके अंदर बैठ जाती है। वो तो सेफ फील कर रही थी मगर बाहर टिफनी के साथ कुछ अजीब होने लगता है। हवा बहुत तेज बह रही थी, आसपास के पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो और टिफनी को अपने पीछे किसी और का प्रेजेंस फील हो रहा था। वो किसी तरह भागकर अपने गाड़ी तक पहुंचती है मगर जब गेट पार करने की बारी आती है तो वो देखती है गेट के बिल्कुल सामने एक बहुत ही बड़ा पेड़ पड़ा है। पहले तो नहीं था, पता नहीं कब टूटा। टिफनी की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी गाड़ी से उतरने की। उसे बहुत डर लग रहा था, लिटरली उसके हाथ पैर कांप रहे थे मगर फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और उस पेड़ को हटाने में लग गई। मगर वो पेड़ बहुत भारी था, बहुत कोशिश करने के बाद भी 1 इंच भी हिला नहीं पाई वो। और ठीक तभी उस पर किसी ने हमला कर दिया। उधर घर में कोई जोर जोर से दरवाजे पर धक्का देने लगता है। जिल को लगा टिफनी होगी मगर दरवाजा खोलने पर उसे कोई नहीं दिखता। वो झट से दरवाजा बंद करके डबल लॉक कर देती है। इधर फिर से घर का लैंडलाइन बजने लगा था मगर इस बार कॉल बॉबी ने किया था। जिल उससे पूछती है क्या इससे पहले भी उसने कॉल किया था। जवाब में वो कहता है उसने नहीं, उसके दोस्त ने किया था, लेकिन बस एक बार। तो बाकी कॉल्स किसने किया। जिल और कुछ नहीं पूछ पाती, उससे पहले ही कॉल कट जाता है खराब नेटवर्क की वजह से। नेक्स्ट कॉल आता है टिफनी के मोबाइल से मगर आवाज उसकी नहीं किसी आदमी की आ रही थी। जिल को लगता है उसके दोस्त मजाक कर रहे होंगे तो वो स्कारलेट को कॉल करती है क्रॉस चेक करने के लिए मगर पता चलता है टिफनी अभी तक उन तक पहुंची ही नहीं। स्कारलेट का मोबाइल नेटवर्क भी वीक था इसलिए कॉल कट जाता है और इधर जिल की हालत खराब होने लगती है। वो बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी। पागलों की तरह वो सारे नंबर्स डायल करने लगती है जितने भी उसे याद थे, इस होप में कि किसी से मदद मिल जाए। सबसे पहले वो अपने पिता को कॉल करती है, उसके बाद मिसेस मंड्राकिंस को, मगर कोई भी फोन नहीं उठा रहे थे। फाइनली वो पुलिस को कॉल करती है और उनसे मदद मांगती है मगर जब तक कोई रियल थ्रेट ना हो तब तक पुलिस भी क्या कर सकती है। तभी जिल की नजर पड़ती है बाहर की तरफ। वहां रोजा की गाड़ी खड़ी थी, मतलब वो अभी तक घर नहीं गई। जिल फिर से उसे आवाज लगाती है मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता इस बार भी। तो वो उसे कॉल करती है। फोन रिंग हो रहा था और आवाज घर के अंदर से ही आ रही थी। जिल उस आवाज को फॉलो करके लॉन्ड्री तक पहुंच जाती है जहां उसके फोन के साथ साथ उसके पर्स और कीज भी पड़े थे, लेकिन रोजा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद जिल को फिर से वही आदमी कॉल करता है और बच्चे को चेक करने के लिए कहता है। जिल को टेंशन होने लगा था, उसने इस घर में आने के बाद से एक बार भी उन्हें नहीं देखा। वो ठीक तो है ना। वो भागती है उनके कमरे की तरफ और थैंकफुली वो ठीक थे। जैसे ही जिल लिविंग रूम में पहुंचती है फिर से कॉल आता है और इस बार बंदा ये पूछता है कि बच्चे कैसे थे। उसके अंदाज से जिल बिल्कुल श्योर हो चुकी थी हो ना हो ये आदमी उसे देख पा रहा है, नहीं तो उसके हर एक स्टेप को फॉलो कैसे कर रहा है। वो इस घर के दीवार कांच के हैं इसीलिए उस पर नजर रखना आसान हुआ। जिल जल्दी से सारे कर्टेन्स खींच देती है और फिर पुलिस को कॉल लगाती है। उसकी बात होती है ऑफिसर बराउ से। वो पुलिस प्रोटेक्शन भेजने की प्रॉमिस करते हैं मगर उसके लिए एटलीस्ट 20 मिनट लग ही जाएंगे। उससे अच्छा वो इस कॉल को ट्रेस करने का प्लान करते हैं जिससे पता चले ये आदमी कहाँ पर है।
मगर उसके लिए जिल को एटलीस्ट 60 सेकेंड्स उससे बात करनी होगी, जो कि काफी टफ होने वाला है क्योंकि वो बंदा 1-2 लाइन से ज्यादा कुछ बोलता ही नहीं। जिल अपनी घड़ी में टाइमर सेट कर लेती है और फिर कॉल आने का इंतजार करने लगती है। तभी उसकी नजर पड़ती है घर के पीछे वाले गेस्ट हाउस की तरफ। मिसेस मंड्राकिस ने कहा था वहां उनका बेटा टॉड रहता है, मगर वो तो अभी स्कूल में है, तो अंदर लाइट क्यों जल रही है? क्या वो लौट आया है? जिल उसे कॉल करती है। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो खुद ही उस घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले दरवाजा लॉक करना नहीं भूलती। बाहर तूफानी हवा चल रही थी, साथ में थोड़ी बहुत बारिश भी। जिल किसी तरह अंदर तो घुस जाती है, मगर अंदर कोई नहीं था। अचानक इस रूम का फोन बजने लगता है। जिल उसे रिसीव करती है और उसे पता चलता है ये वही आदमी है, लेकिन उसे पता कैसे चला वो यहाँ पर है? इस बार जिल उसे 60 सेकेंड्स यानी कि 1 मिनट तक बिजी रखने में कामयाब हो जाती है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो अभी इस कल्प्रिट के बारे में पता लग जाएगा, मगर कुछ ही देर में उसे एहसास हो जाता है कि इस वाले फोन का नंबर तो ऑफिसर के पास है ही नहीं। उस आदमी ने जानबूझकर ऐसा किया, इतना चालाक है वो। जिल इस घर से मेन घर को देख पा रही थी। उसे दिखाई देता है रोजा के रूम में लाइट चल रही है, तो वो फिर से एक बार उससे बात करने जाती है। जैसे ही वो घर में एंटर करती है, फोन फिर से बजने लगता है और इस बार वो बंदा कुछ ऐसा कहता है जिससे जिल की रूह कांप उठती है। जिल बार बार उससे पूछ रही थी उसे क्या चाहिए। इस बार जवाब में वो कहता है जिल का खून। इस वाला कॉल पुलिस ने ट्रेस कर लिया था। उन्हें एक शॉकिंग बात पता चलती है, असल में ये कॉल्स इसी घर से आ रहे थे, मतलब खूनी घर के अंदर ही मौजूद है। वो ऑफिसर जिल को बाहर भागने के लिए कहते हैं, पुलिस प्रोटेक्शन आ रही है, मगर इमीडिएटली घर की इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है। फोन का लाइन भी डिस्कनेक्ट हो चुका था। फिर भी जिल को अपने पीछे एक फोन की आवाज सुनाई देती है, मगर ये फोन कोई लैंडलाइन नहीं, टिफनी का मोबाइल था जो वॉशरूम में पड़ी थी उसके लाश के सामने। डर से जिल के हाथ पैर ठंड पड़ चुके थे। उसे और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। कुछ भी करके उसे बस इस घर से निकलना था, लेकिन उन बच्चों के बिना नहीं। वो भागती है किड्स रूम की तरफ, मगर वहां से बच्चे गायब हो चुके थे। तब तक उन्हें शायद वो आदमी दिख गया था, इसीलिए वो लोग एक बॉक्स के अंदर जाके छुप चुके थे। जिल जब उन्हें लेकर बाहर भागने की कोशिश करती है, वो आदमी उसके सामने आ जाता है और शुरू होता है एक चूहे बिल्ली का खेल। जिल बच्चों के साथ सैंक्चुअरी के अंदर जाके छुपती है, मगर उसके नजर से बच नहीं पाती क्योंकि इसके दीवार भी ट्रांसपेरेंट थे। तो जिल एक प्लान करती है, वो वाटर स्प्रिंकलर को ऑन कर देती है और उस पानी के पर्दे के पीछे छुपकर उन बच्चों को बाहर भेज देती है। मगर वो घर से निकल नहीं पाते क्योंकि दरवाजे पर डबल लॉक किया गया था। इधर जिल खुद छुप जाती है पानी के नीचे, जहां से रोजा की लाश दिखती है। जब पहली बार इस घर का अलार्म बजा था, तब जरा रोजा गैराज के रास्ते अपने गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त इस खूनी ने उस पर हमला करके उसे मार डाला और फिर उसी रास्ते घुस गया घर के अंदर। इसीलिए वो इतने आसानी से जिल के हर एक स्टेप को फॉलो कर पा रहा था। मगर अभी जिल उसके हाथ से कैसे बचे? रोजा के लाश को देखकर वो अपनी चीख रोक नहीं पाती और इस खूनी को उसके लोकेशन के बारे में पता लग जाता है। वो हमला कर देता है उस पर, उसे पानी में डुबो के मारने की कोशिश करता है। जिल जैसे तैसे खुद को बचाते हुए उसे सैंक्चुअरी के अंदर तो लॉक कर देती है, मगर साथ में उसके कुछ बाल भी अटक जाते हैं। जिल को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो उन बालों को खींचकर अलग कर लेती है और भागती है बच्चों के पास। मगर तब तक वो लोग कहीं और छुप चुके थे, डंप वेटर के अंदर। उन्हें ढूंढने के चक्कर में लेट हो जाती है और इधर इस खूनी को वक्त मिल जाता है अपना रास्ता ढूंढने का। वो एक सीक्रेट पैनल से बाहर निकल आता है, इंतजार करने लगता है सही वक्त का। जैसे ही जिल बच्चों के साथ दरवाजे तक पहुंचती है, ये आदमी उसे पीछे से खींच लेता है। बच्चे तो सेफली निकल जाते हैं, मगर जिल नहीं। वो पागल खूनी उसे चोक करके मारने लगता है, सीढ़ियों पे पटक पटक के उसके हड्डी पसली एक कर देता है। मगर जिल भी एक एथलीट है, वो इतने आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वो एक वाइन बॉटल से फायरप्लेस में आग लगा देती है, जिससे आदमी कुछ देर के लिए घायल हो जाता है और उसी का फायदा लेकर जिल उसके हाथ में एक लोहे का रॉड घुसा देती है। दर्द में चीख उठता है ये खूनी। जिल और कुछ नहीं सोचती, यही मौका है। वो दौड़ लगाती है दरवाजे की तरफ और उस तरफ जाके ही रुकती है। फॉर्चुनेटली ठीक उसी वक्त ऑफिसर बराउस भी आ पहुंचे थे अपनी टीम के साथ। वो उस खूनी को अरेस्ट कर लेते हैं और बच्चों को सेफली बाहर ले आते हैं। मिस्टर एंड मिसेस मंड्राकिस को ऑलरेडी खबर कर चुके थे वो लोग। सिचुएशन अंडर कंट्रोल। वो पहले उन लोगों को स्टॉप करता था, उसके बाद मौका देखकर उनका खून।
वो एक्चुअल में कौन है किसी को नहीं पता। आज तक उसे पकड़ना भी इम्पॉसिबल रहा क्योंकि वो अपने शिकार को कभी जिंदा नहीं छोड़ता था। आज जिल भी उसका टारगेट बनने वाली थी, मगर उसने अपने साहस और विल पावर के दम पे अपने साथ साथ बच्चों को भी बचा लिया। साथ में पुलिस की मदद की इस खूनी को पकड़ने में। ऑफिसर बरोस भी इम्प्रेस्ड हो चुके थे उससे, लेकिन जिल खुद अभी तक ट्रॉमेटाइज थी। उस खूनी के नजरें उसे जैसे हिप्नोटाइज्ड कर चुके थे। उसे अभी भी लग रहा था कि वो उसे देख रहा है, किसी भी वक्त हमला कर सकता है। एट द फाइनल सीन हम जिल को हॉस्पिटल में देखते हैं। अचानक एक बलून फूटने की आवाज से उसकी नींद टूट जाती है और जब वो बाहर निकलती है तो देखती है पूरा हॉस्पिटल खाली है, कोई नहीं है आसपास। तभी एक फोन बजने लगता है। फोन के घंटी से जिल की सांसें रुक जाती है, उठाने की हिम्मत ही नहीं होती। वो भागकर अपने कमरे की तरफ जाने लगती है और ठीक तभी वो आदमी कहीं से उस पर हमला कर देता है। डर से जिल का चेहरा फीका पड़ चुका था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और तभी हमें पता चलता है ये हकीकत नहीं, उसका बस एक सपना है। उस हादसे का असर जिल पर इतना बुरा पड़ा है कि बेचारी मेंटल पेशेंट बन चुकी है। हमेशा डरी डरी सी रहती है, चिल्लाती रहती है। हॉस्पिटल वाले भी उसे लेकर परेशान हैं। ओनली गॉड नोज वो कब रिकवर करेगी। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। मुझे कहानी पसंद आई, थ्रिलिंग है, एटमॉस्फेरिक हॉरर भी है, वन टाइम वॉच के लिए परफेक्ट है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।